अच्छा हुआ कि चटाई गाड़ी में था, नहीं तो ये भी खरीदना पड़ जाता। करती कहा तुम? हम तेरे जैसों को हक देते हो, दिलाते हैं। सही में जब से तुम गाड़ी में बैठी हो ना, एकदम इम्प्रेस कर दिया हमको। अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब हो जाए। पैक भी खत्म हो गया। अरे पागल हो गया क्या रे? समझा थोड़ा? क्या हुआ? पहले कपड़े तो उतार ले। और ये अब भी उतार लेते हैं हम कपड़ा। तो अब क्या हुआ? मुझे भी तो कपड़े उतारने दे। और ये तो जल्दी उतारो ना। जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। ए, अरे कपड़ा लेके कहाँ जा रही हो? ले आ साले, बहुत हक चाहिए था ना तुझे। अब देखी तुझे हक, कुत्ता कमीना कहीं का। मेरी इज्जत लूटना चाहता था तू, मेरी इज्जत। लूट का रहे थे हक तो तुम ही दे रही थी ना, हम मांगने गए थे हक। अब आ बाहर कमीना तू। ले कमीना कुत्ता कहीं का साला। साला क्वार्टर पी के चली गई है। जल्दी करो। अरे कौन हो भाई? भैया जल्दी गाड़ी भगा, 3-4 लोग मेरे पीछे पड़े। अच्छा जी, फिर तो सही गाड़ी में बैठी हो। शताब्दी राजधानी सबको पीछे छोड़ देंगे, नहीं तो नाम बदल देंगे। जय बजरंगबली। मेरे भाई की लाश कहाँ है? मेरे भाई की लाश कहाँ है? मेरे भाई की लाश छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो? मुझे मेरे भाई की लाश चाहिए। तो भैया रहे नहीं, ऊपर से तुम लोग मुझे गलत लाश पकड़ा रहे हो। अरे इसे क्या देख रहे हो? यहाँ का इंचार्ज है, इसी ने सब कुछ किया होगा। सही में गुंडा लोग ने पगलेठी होगा। बताइए, इतनी सुंदर लड़की को मारना चाहता था। अरे जिस पे जान लुटाना चाहिए उसको मारना चाहता है। बताइए, धरती पे ऐसा पगलेट मिलेगा कहीं? सर ये लोग मारपीट कर रहे हैं। सर इन्होंने मेरे भैया की लाश बदल दी। लाश बदल दी मतलब? सर मेरे भैया नरेश का सोना रोड पे मर्डर हुआ था। मर्डर? हाँ साहब, एक टेम्पो उन्हें उड़ा के चला गया। पहले बोले डेथ एक्सीडेंटल है, और अब जब हम अंतिम संस्कार के लिए बॉडी लेने आए तो ये लोग हमें गलत बॉडी दे रहे हैं। विवेक क्या कह रहा है तू? तेरे नरेश भैया जिंदा है। आप कौन? सर ये मेरी भाभी है, नरेश भैया की बीवी। पर ये तो बोल रही है कि नरेश जिंदा है और तुम बोल रहे हो सर कि... इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। भाभी आप घर जाइए, मैं यहाँ सब निपटा के आता हूँ। एक मिनट, इधर। आपको जो भी कहना है कहिए। साहब हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। वो लाश नरेश जी की थी नहीं तो हम कैसे मान ले कि वो मर गए हैं? सर ये शिनाख्त के लिए नहीं गई थी। सोना पुलिस ने नरेश भैया की बॉडी मुझे दिखाई थी। भाभी ने उनकी बॉडी तब देखी जब हम उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाने आए। गलत बॉडी देख के भाभी को लग रहा है नरेश भैया जिंदा है। पर तू तो कह रहा है कि तेरे भैया का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मर्डर हुआ। किसी पर शक जताया था? हाँ, नरेश भैया ओवरसीयर थे। एक कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एक्शन लिया था, उसी ने मरवाया होगा नरेश भैया को। बस कर विवेक तू, मैं कह रही हूँ तेरे भैया जिंदा है। अभी आप बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ। तू बार बार अपनी भाभी को चुप क्यों करवा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब तेरा ही झोल मोल है? सर अब आप भी सोना पुलिस की जैसी बातें कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा था नरेश भैया का एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और अब इन्होंने जब बॉडी बदल दी है तो आप इनको बचा रहे हो। हम किसी को नहीं बचा रहे हैं, समझा? क्या चक्कर है? क्या बोल रहे हैं? लाश बदल दी? सर इन लोगों को गलतफहमी हुई है। 9 नंबर की लाश इनकी थी, इनको दे दी हमने। अरे नंबर से हमें क्या लेना देना? पीछे रह के बात कर। सर हमारे भैया को पहचानेंगे नहीं क्या? उनकी बॉडी अंदर है ही नहीं, इन्होंने कहीं गायब कर दी। तेरे नरेश भैया का फोटो है तेरे पास? सिंह, इसका नाम, नंबर और एड्रेस ले लो। जाइए जाइए, आप लोग आप भी जाइए। जाइए जाइए। करण, सोना पुलिस से जाके पता करो कि ये एक्सीडेंट का क्या चक्कर है।
मैं तब तक यहां पर देखता हूं कि ये लाश वास्तव में बदली गई थी या फिर कहानी कुछ और है। अच्छा हुआ कि चटाई गाड़ी में था, नहीं तो ये भी खरीदना पड़ जाता। करती कहा तुम? हम तेरे जैसों को हक देते और दिलाते हैं। सही में जब से तुम गाड़ी में बैठी हो ना, एकदम इम्प्रेस कर दिया हमको। अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब हो जाए। पैक भी खत्म हो गया। अरे पागल हो गया क्या रे? समझा थोड़ा। क्या हुआ? पहले कपड़े तो उतार ले। और ये अब भी उतार लेते हैं हम कपड़ा। तो अब क्या हुआ? मुझे भी तो कपड़े उतारने दे। और ये तो जल्दी उतारो ना। जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। ए, अरे कपड़ा लेके कहाँ जा रही हो? ले आ साले, बहुत हक चाहिए था ना तुझे। अब देखी तुझे हक, कुत्ता कमीना कहीं का। मेरी इज्जत लूटना चाहता था तू, मेरी इज्जत। लूट कहाँ रहे थे? हक तो तुम ही दे रही थी ना, हम मांगने गए थे हक। अब आ बाहर कमीना तू। ले कमीना कुत्ता कहीं का साला। साला क्वार्टर पी के चली गई है। हाँ बोलिए। कौन है तू और मेरे घर में क्या कर रही है? ये मेरा घर है। ये मेरे पति का घर है। कहाँ है मेरा पति? चिंटू के पापा। चिंटू के पापा जरा बाहर निकलना। चिंटू के पापा, चिंटू के पापा जरा बाहर निकलना। अरे कौन चिंटू के पापा? इधर कोई चिंटू के पापा नहीं रहता है। वही चिंटू के पापा जो तुझे यहाँ पे मेरी सौत बना के लाए। क्या है वो? बाहर निकालो उसे। क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास कर रही हूँ? लगा ना तुझे धक्का? हुआ क्या? वो तो आप बताएंगे। ये कह रही कि ये आपकी बीवी है और ये बच्चा आपका है। नहीं 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 बहन जी, मैं इनकी बात नहीं कर रही थी। मैं तो अपने पति किशोर की बात कर रही थी। वो क्या है कि 6 महीने पहले मैं अपने पति के साथ यहाँ रहती थी। अब देखिए बहन जी, मुझे पता नहीं आप कौन से किशोर की बात कर रही हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 3 महीने पहले किराए पर रहने के लिए आए हैं और हो सकता है आपके पति यहाँ पे हमसे पहले किराए पर रहते होंगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। चल चिंटू। सर मैंने सोना पुलिस से बात की थी। सोना पुलिस को जो लाश सोना रोड पे मिली थी वो इसकी थी। और विवेक बोल रहा है कि उसने शिनाख्त की थी। सर सोना पुलिस ने वहां के लोगों से पूछताछ की तो सामने आया कि एक्सीडेंट नरेश का ही हुआ था और वो उन्हें एक्सीडेंट नहीं बल्कि सुसाइड लग रहा था। सुसाइड? हाँ सर, और वहां के कुछ लोगों ने भी विटनेस किया है कि नरेश ने खुद टेम्पो के आगे आकर अपनी जान दी थी। सर आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं। नरेश की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमने पता किया है, तुमने नरेश को रिश्वत ऑफर की थी अपना प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए। सर हर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं होता है। आप पहले नरेश के बारे में पता तो कीजिए। वो दिमाग से खिसका हुआ है, दिमाग की बीमारी की दवाई भी लेता था। अच्छा सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गुस्सा तो उसकी नाक पे चढ़ा रहता था और मैंने तो बस मिठाई का डब्बा उसको भेजा था। उसे लगा कि उस डिब्बे में पैसे हैं और बस इसीलिए उस प्रोजेक्ट से उसने मेरा पत्ता साफ कर दिया। और तुमने उसी को साफ कर दिया? सर ये आप क्या कह रहे हैं? वहां पर सभी लोगों ने देखा था कि उसने सुसाइड की थी और सर इस तरह आप मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। किसने क्या कहा, किस मकसद से कहा, ये हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और अगर कुछ भी मिला ना तेरे खिलाफ तो अगली मुलाकात रिमांड रूम में होगी और वहां पता चलेगा कि टॉर्चर क्या होता है। चल निकल चल। करण ये कह रहा है कि नरेश की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। नरेश का भाई विवेक कह रहा है कि उसकी भाभी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दोनों को दिमागी प्रॉब्लम। नरेश का हमें स्टेटमेंट ऑफ माइंड समझना होगा। नरेश के भाई विवेक पर भरोसा नहीं कर सकते। एक काम करो, नरेश की बीवी को थाने बुलाओ। सर हाँ दिनेश बोलो। दी तुम अब तक गाँव नहीं आई वापस? नहीं दिनेश, जब तक किशोर जी का पता नहीं लग जाता हम गाँव नहीं आएंगे वापस। अरे दीदी कोई फायदा नहीं है वहाँ रुकने का, जीजा जी अब मिलने वाले नहीं है। क्यों? क्यों नहीं मिलने वाले? अरे दीदी उनने अपना पता बदल दिया और तुम्हें बताया तक नहीं। अब कैसे उन पर भरोसा कर सकती हो? मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें धोखा देके गायब हो गए। अब वहाँ भटकने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप गाँव वापस लौट आओ। देखो दिनेश, हम गाँव वापस नहीं आएंगे और वैसे भी जहाँ किशोर जी काम करते हैं उस फैक्ट्री का हमें पता चल गया। हम वहीं जा रहे हैं उनके पास। दीदी हेलो मम्मी मुझे
मुझे भूख लग रही है। ये देखो तुम्हारा पसंदीदा चाइनीज। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो मैं कपड़े धो रहा था, लेकिन आप यहाँ? नरेश भाई की लाश मिली आपको? भाभी कहाँ है तुम्हारी? उन्हें थाने लेके चलना है, सर कुछ बात करना चाहते हैं। भाभी तो गांव चली गई। गांव चली गई? कब? आज सुबह। उनकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए उन्हें मायके भेज दिया। 2-4 दिन में आ जाएंगी। लेकिन आपने बताया नहीं, नरेश भैया की लाश मिली आपको? वो हम पता लगा रहे हैं, लेकिन जब भी तुम्हारी भाभी आ जाए उन्हें थाने लेके आ जाना। ज्यादा आवाज निकालने की कोशिश मत करो बात, वरना भैया की तरह आपके भी प्राण निकल जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने हॉस्पिटल के मॉर्ग का रिकॉर्ड स्टडी किया। सर उस रिकॉर्ड के मुताबिक वहां पर 9 लाशें थी, जिसमें से 1 लाश नरेश की फैमिली को सौंप दी गई। सर उस दौरान उस लाश के अलावा कोई और लाश मॉर्ग रूम से बाहर गई नहीं। सर इसीलिए वो बोल रहे हैं कि नरेश की लाश किसी और लाश से बदल जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है उन्होंने लाश बदली और किसी वजह से छुपा रहे हैं। करें मॉर्ग रूम के एक आदमी की डिटेल निकाल। सर ये कमी सर। कम प्रेम। सर एक औरत आपसे मिलना चाहती है, वो अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई है। बुलाओ। अब 6 महीने पहले मैं अपने पति किशोर के साथ पटेल नगर में रहती थी। उसके बाद मैं गांव चली गई। पिछले 1.5 महीने से मैं इनको फ़ोन लगा रही हूँ, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। उसके बाद मैं गांव से शहर आई और अपने घर गई तो पता चला कि उन्होंने बहुत समय पहले ही मकान खाली कर दिया है। तुम कह रही हो कि तुम्हारे पति किशोर का फोन 1.5 महीने से बंद था और तुम अब आई हो हमारे पास? मुझे लगा कि शायद उन्होंने अपना नंबर बदल लिया होगा। मैंने गांव से उनकी फैक्ट्री में भी फोन किया था, लेकिन कोई मुझे सही से जवाब ही नहीं दे रहा है। कहाँ काम करता था किशोर? अब बंसल नाम की फैक्ट्री है, वहाँ पे मजदूरी करते थे। गांव से शहर आने के बाद मैं उनकी फैक्ट्री में भी गई थी। वहाँ के चौकीदार ने बोला कि किशोर जी अब यहाँ नौकरी नहीं करते। उन्होंने 6 महीने पहले ही यहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन साहब मुझे ना शक हो रहा है उनकी फैक्ट्री वालों पे कि वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, कुछ तो झूठ बोल रहे हैं वो मुझसे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि फैक्ट्री वाले झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि साहब किशोर जी हर महीने गांव में पैसे भिजवाते थे। अगर उन्होंने नौकरी छोड़ दी होती तो फिर पैसे कहाँ से भिजवा रहे थे वो? कितना पैसा भेजता था किशोर तुम्हें? 6,000 रुपये महीना। हो सकता है उसने कोई दूसरी नौकरी कर ली हो। किशोर तुम्हें लगातार पैसे भेज रहा था, तो फिर उसने तुम्हें अपना सही एड्रेस क्यों नहीं दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका किसी के साथ कोई चक्कर हो? नहीं नहीं साहब, किशोर जी ऐसे नहीं है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। तुम दोनों की शादी कब हुई थी? 7 साल पहले हुई थी और 1 साल पहले ही वो मुझे अपने साथ गांव से शहर लेके आए थे। साहब मैं उनके साथ बहुत खुश थी। यहाँ पर मेरा बहुत ख्याल रखते थे वो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी उन्होंने। कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। आप उन्हें ढूंढ दीजिए ना साहब। हाँ ठीक है, तुम ऐसा करो, किशोर का हमें फ़ोन नंबर, जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वहाँ का एड्रेस, जहाँ रहता था वो एड्रेस, ये सब हमें लिखवा दो। अपना नंबर भी लिखवा देना। ठीक है नंदी। तू यहाँ क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से। अरे क्या हुआ खुशबू? काय शोर मचा रही हो? तू यहाँ क्या कर रही है? तुम क्या देख रहे हो? आरती उतारोगे क्या इसकी? निकालो बाहर इसे। छोड़ो। बोला ना।
बंसल, जी, किशोर 6 महीने पहले तक मेरी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फिर अचानक उसने काम छोड़ दिया। यहां से काम छोड़ने के बाद उसने कहां पर काम किया? अब ये तो मुझे पता नहीं, पर हाँ मेरे मैनेजर ने बताया कि वो अपनी आखिरी महीने की तनख्वाह भी लेकर नहीं गया। कितनी तनख्वाह थी उसकी? यही 6,000 रुपये, बाकी लेबर की तरह। 6,000 रुपए? इतने ही पैसे हर महीने वो अपनी बीवी को भेजता था, फिर अपना खर्चा कैसे चलाता होगा? तो वो बहुत जुगाड़ी आदमी था। जब वो पहले दिन मेरी फैक्ट्री में आया था ना काम करने के लिए, तो उसका पहनावा देखकर मैं मतलब हैरान हो गया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन से डिपार्टमेंट से हो आप? सेठ जी, हम किशोर, आपका नया वर्कर, आज ही से ज्वाइन किया हूं। मैं तो सोच रहा था कि मेरे मैनेजर ने उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में रखा होगा, पर बाद में पता चला कि उसे काम की काफी जरूरत थी, तो वो यहाँ मजदूरी करने को भी तैयार हो गया। और थोड़े दिनों बाद उसने मेरी फैक्ट्री के साथ साथ दूसरी फैक्ट्रीज में लेबर सप्लाई का काम भी शुरू कर दिया। यहाँ किसी के साथ उसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? जी हाँ, लड़ाई तो हुई थी। एक पाठक नाम का आदमी था जो पहले मेरी और दूसरी फैक्ट्रीज में लेबर सप्लाई का काम करता था, पर जब से ये किशोर इस धंधे में कूदा तो पाठक का काम बैठ गया। मैं अभी नहीं डरता तेरी धमकियों से, समझा ना? तेरी ये मजाल देख, मैं तेरे को बताता। अबे चाकू ऐसे नहीं, ऐसे खोलते हैं। अब चला के दिखाओ कैसे चलाना है, दिखाओगे चला के? किशोर, पाठक, क्या हो रहा है पर? हाँ? सर, मैंने तो किशोर को बोला भी था कि वो पुलिस में कंप्लेन कर दे, पर उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो आपको लगता है पाठक किशोर के साथ कुछ कर सकता है? अब सर, मैं तो इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, ये तो आप पता कीजिए। पर सर, किशोर का इस तरह से गायब होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है सर, इस बंसल की बातें भी कुछ अटपटी सी लग रही हैं। कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? पता करो इसके बारे में, और फैक्ट्री के दूसरे स्टाफ से भी बात करो, और बंसल जिसका नाम ले रहा है पाठक, उससे भी मिलो। सर, दीदू फालतू में जीजा जी के लिए आंसू बहा रही है। वहाँ गांव में तंगी में गुजारा कर रही थी और वो शहर में ऐश कर रहे थे। हम बोल रहे हैं धोखा दे रहे हैं वो तुम्हें, और तुम उन्हीं के लिए रोए जा रही हो। पुलिस स्टेशन से फोन है, लगता है किशोर जी के बारे में पता चल गया है। हाँ सिंह। सर, मैंने पाठक के बारे में पता किया। वाकई किशोर से उसका 36 का आंकड़ा था। उठा लाओ। सर, वो काफी दिन से गायब है। सर, गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के पास उसकी एक दुकान है, लेकिन दुकान भी काफी दिन से बंद पड़ी है। किशोर फिलहाल कहाँ रह रहा था, कुछ पता चला? सर, उसका मोबाइल नंबर उसके पुराने एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, लेकिन सर वो घर उसने 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था। किशोर अपनी वाइफ को हर महीने पैसे ट्रांसफर करता था। उसके बैंक अकाउंट से उसका एड्रेस पता करो। ओके? जय हिंद सर। जय हिंद। सर, मैंने किशोर की बीवी से बात की। वो पाठक के काम से जुड़ी कोई भी बात नहीं जानती है। नरेश की बीवी आने वाली थी, कब आ रही है? हाँ सर, विवेक ने बोला तो था कि वो कल गांव से आने वाली है। और सर, इस मॉग इंचार्ज के बारे में भी कई बातें पता चली हैं। जैसे? उसके कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर मिला है जो कई दिनों से बंद है। किसका नंबर है? सर, वो नंबर इस महेश नाम के लड़के का है। इसके घर में भी ताला लगा है। और सर, मैंने इस मॉग इंचार्ज के घर पे भी नजर रखवाई थी। सर, इसका लिविंग स्टैंडर्ड काफी हाई है। जितनी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा तो खर्चे हैं इसके। मैंने भी नोटिस किया था, काफी महंगा स्मार्टफोन था उसके हाथ में, वॉच, चेन सब पहने थे। एक मॉर्ग इंचार्ज के पास इतना पैसा, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। करण, उठा लो और तोड़ो। साहब, दरअसल मैं लाश बेचने का धंधा करता हूँ साहब। जो लावारिस लाश मेरे मॉर्ग में आती है, जिनकी शिनाख्त नहीं होती, सरकार हमें उनके क्रियाक्रम करने के 5,000 रुपये देती है। वो पैसे मैं जेब में रख लेता हूँ और लाश बेच देता हूँ साहब। किनको बेचता वो लाश? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को साहब। वो रिसर्च करने के लिए लाश खरीद लेते हैं। ये नरेश की लाश कहाँ है? वो गलती से मेडिकल कॉलेज चली गई, वहाँ दूसरी लाश जानी थी। कौन सी लाश? महेश नाम का एक लड़का है जो मुझे वो लाश सप्लाई करता है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। कुछ दिनों पहले उसे एक लाश मिली थी जिसे मैंने 10,000 रुपये में खरीदा। महेश का मिलेगा अभी? सर, वो पता नहीं, जब से उसे इन सब का पता चला है तब से वो गायब हो गया सब। हॉस्पिटल चल के वो लाश हमें दिखा अभी। और हाँ, उस मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है?
सिंह, नरेश के भाई और नरेश की बीवी को शनाख्त के लिए बुला लो और यहाँ के डीन और इंचार्ज को थाने लेकर आओ। ठीक है सर। हाँ करण। सर महेश ने जो लाश मॉर्ग इंचार्ज को दी थी मैंने उसको देखा अभी, तो मुझे लग रहा है ये लाश शायद किशोर की हो सकती है। What? सर बस मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। तुरंत बायोमेट्रिक करके पता करो। और किशोर जहाँ रह रहा था पता चला? हाँ सर, उसका एक दूसरा एड्रेस मिला बैंक से। ठीक है, उसके एड्रेस पे जाके देखते हैं। मुझे एड्रेस मैसेज करो। सर नरेश के भाई के नंबर पे कॉल किया, उसका नंबर नहीं लग रहा है। नरेश का भाई बोल रहा था कि उसकी भाभी गांव से आकर हमसे मिलने वाली थी, वो भी नहीं आई। सिंह, उसके घर जाके देखो। ठीक है सर। साहब क्या हुआ? साहब उस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया। कौन लड़की? साहब उसने मेरे घर से गहने जेवर सब चुरा लिए और मुझे बांध के भाग गई। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कौन है वो लड़की? वो इनकी बेटी है सर, और वो कोई नहीं, वो मैं हूं। ये रहे वो गहने जो मैंने अपने ही घर से चुराए। मैंने इनको यहाँ भागते हुए देखा तो मैं भी यहाँ आ गई, क्योंकि इससे पहले ये मेरे खिलाफ कुछ बोले तो मैं अपनी बात आपके सामने कोई बात नहीं साहब, चोर है तू, पकड़ लो साहब इसको। भागी नहीं जा रही हूँ मैं कहीं। सर पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, अगर फिर भी लगे कि मैं गलत हूँ तो कर देना मुझे अंदर। ठीक है, बोलो। बेटी हूँ मैं इनकी, और इनकी जायदाद पर कानूनी मेरा भी अधिकार है, लेकिन इनके बेटे और इनकी बहू यानी मेरे भैया और भाभी मुझे मेरा हक देना ही नहीं चाहते। कहते बाप की संपत्ति में बेटी का कोई हक ही नहीं होता। और जब मैंने कहा कि मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी तो मेरे इस बाप और जो घर में बैठा है भाई, इन दोनों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की। देख संध्या, तू सही नहीं कर रही है। और तुम ठीक कर रहे हो। देखो, तुम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम्हारे घर का मामला है, शांति से सुलझा लो, क्योंकि अगर हमने दखल दिया ना तो बहुत दिक्कत होगी तुम्हें, समझे? सर यही किशोर का घर है, लेकिन पड़ोसियों से पता चला है कि कई दिनों से यहाँ पे ताला लगा है। हाँ ठीक है, थैंक यू। सर अंदर तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। ये भी कम सस्पिशियस नहीं है कि जो आदमी 6 महीने पहले तक एक फैक्ट्री में मजदूर था, उसके बाद लेबर सप्लाई का काम करने लगा, वो इतने ठाठ से रहता हो। इस किशोर का करेक्टर को समझ में नहीं आ रहा है। शायद 2 नंबर का काम करता हो। किशोर की कुंडली निकालो और आसपास में भी पूछताछ करनी है। सर किशोर क्या करता था ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन काफी धाकड़ आदमी था। लोग महंगी महंगी गाड़ियों से आते थे यहाँ। किशोर के साथ यहाँ कोई और भी रहता था? फिलहाल तो वो अकेला रहता है, लेकिन कुछ टाइम पहले उसकी बीबी भी यहीं रहती थी। सर आप? ये हमेशा दरवाजा देर से क्यों खोलता है तू? वो तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? सर शायद मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी, मैं तो सो रहा था सर। अच्छा, भाभी कहाँ है तेरी? सर गांव से आ गई क्या? सर वो भाभी तो हरिद्वार चली गई भैया के आत्मा शांति की पूजा के लिए। अच्छा, आत्मा शांति की पूजा। तेरी भाभी तो मान नहीं रही थी कि तेरे भैया मर चुके हैं, और अभी हरिद्वार पहुंच गई आत्मा शांति की पूजा कराने। सर चल देखने दे। बताइए ना। अरे तो पीछे हट। सर पूरा घर चेक करो। सर हुआ क्या? अरे तो देखने दे, हट पीछे। पीछे हट। सर कुछ नहीं है। हाँ चल चेक तो करने देना, चुप रह। साइड हो। सर कुछ नहीं है। साइड हो तो साइड हो, देखने देना। बोल रहा मैंने चल बोल। कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सिंह उल्टा लटकाओ। साहब साहब रुको साहब बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। चल बोल। अब मैंने सच्ची अपने नरेश भैया को नहीं मारा, लेकिन हाँ उनकी मौत के बाद उनकी जायदाद का लालच हो गया था मुझे। लेकिन मौज वालों ने गलत बॉडी दी थी, मैं तो वो लाश लेके भी चला देता, लेकिन भाभी बोलने लगी वो लाश नरेश भैया की नहीं है। लेकिन तूने अपनी भाभी को किस मकसद से बंधक बना के रखा था? अब भाभी पहले से ही पागल थी, और उस दिन के तमाशे के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया था। खुद अकेले सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊं। हो सकता है इसी मकसद के लिए तूने अपने भाई का एक्सीडेंट करवाया। नहीं साहब, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपने भैया को नहीं मारा। सर हमने उस लाश का बायोमेट्रिक किया था, वो लाश किशोर की है, और उसके आधार कार्ड पे उसके गांव का एड्रेस है। यानी अब ये कंफर्म हो गया है कि किशोर का मर्डर हुआ है।
और वो लाश जो महेश ने मॉर्ग इंचार्ज को दी थी वो किशोर की थी। महेश के बारे में कुछ पता चला? सर हमने अपने खबरियों को उसे ढूंढने के लिए लगाया हुआ है और सर ये भी पता चला है कि किशोर की बीवी अब यहाँ नहीं है, वो कल अपने भाई के साथ गांव चली गई थी। दीदी खैर जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। हमको तो बस एक ही बात का डर है, अगर पुलिस वालों को उन बातों का पता लगा ना तो सिर्फ हम पर नहीं आप पर भी शक करेंगे। इसीलिए हम मना किए थे मत जाओ पुलिस वालों के पास। अरे अरे कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हो? अरे भाभी जी इन्हें मैंने बुलवाया है। अरे मैंने सोचा अपने आने की खुशी में पूरे गांव वालों को भोज खिला दूं। पागल हो गई हो क्या तुम? और तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? निकालो इसे बाहर। अरे ये मुझे नहीं निकाल सकते, अगर इन्होंने मुझे निकाला ना तो तुम सब के सब जेल जाओगे। क्यों पापा जी? देख संध्या, तू चाहती क्या है? हिस्सा। चल दे दिया तुझे हिस्सा, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। पापा जी अब मैं लिखे विखे पर भरोसा नहीं करूंगी। हाँ एक काम करते हैं, ये घर आप सब रख लो, लेकिन इस घर की आधी कीमत यानी कि 20 लाख रुपए कैश मुझे दे दो, कर लेते हैं समझौता। 20 लाख? भाभी जी अगर 20 लाख नहीं दिए ना तो कोर्ट कचहरी पुलिस ये सब। पापा जी भाभी जी तो नहीं समझ रहे, लेकिन आप तो समझ रहे हैं ना। हमें तो पहले ही लग रहा था कि किशोर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो तुम मान रही थी कि किशोर का मर्डर हुआ था? इसे जानती हो? कौन है ये? हमें शक है कि किशोर के मर्डर में इसका हाथ है, लेकिन किशोर को मरवाने में दिमाग किसी और का है। सर किसकी बात कर रहे हैं आप? हमें यह भी पता चला है कि किशोर गुरुग्राम में एक आलीशान बंगले में रह रहा था अपनी बीवी के साथ। बीवी के साथ? सर सर एक किशोर के बचपन का दोस्त है, इसने बताया है कि ललिता से शादी करने से 6 महीने पहले ही किशोर की किसी और लड़की से भी शादी हुई थी। हाँ साहब, वो उसके भाई किशोर से काफी नफरत पाल के बैठा था, तब उनके बीच में काफी मारपीट भी हुई। वो लड़की और उसका भाई अब कहाँ रहते हैं? दिए थे हम धमकी किशोर को, लेकिन सर इस बात को सालों बीत चुके हैं, अब ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि किशोर का मर्डर हुआ है और पता चला कि किशोर नहीं बल्कि तुम्हारी बहन संध्या उसको अपने साथ लेकर भागी थी और शहर जाकर किशोर को छोड़ के वो फिर से किसी और के साथ भाग गई और अभी 6 महीने पहले वो वापस किशोर की जिंदगी में आई और अभी रिसेंटली उसको किशोर के साथ गुरुग्राम के एक घर में देखा गया। उसी के बाद हमें किशोर की लाश मिली। कहाँ है संध्या? सर हमें नहीं मालूम। मालूम नहीं है? कहीं छुपा के रखा उसे? अरे सर हम क्यों छुपाएंगे, हम तो उल्टा उससे पीछे छुड़ाना चाहते थे। आई थी वो यहाँ, लेकिन 6 महीने पहले हमें ही चूना लगा गई। ये घर आप सब रख लो, लेकिन इस घर की आधी कीमत यानी कि 20 लाख रुपए कैश मुझे दे दो। ये लो। थैंक यू पापा जी। नाराज हो कोई बात। भाभी आप मेरी नजर उतारने वाली थी ना? हाथ कीजिए, ये लो मेरे नाम पे भोज खा लेना। संध्या यहाँ से कहाँ गई थी? जी सर हमें कुछ नहीं मालूम और हम मालूम भी नहीं करना चाहते वो कहाँ है। आपको उसके साथ जो करना है आप कीजिए। संध्या के भाई और फादर से उसका एक नंबर मिला था जो काफी दिनों से बंद है। हो सकता है उसने कोई नया नंबर ले लिया हो
और अगर उसने कोई नया नंबर लिया है तो किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर को उसने अपना आईडी दिया होगा। करण, टेलीकॉम कंपनी को संध्या का अपडेट भेजो, शायद उसका कोई दूसरा नंबर सामने आ जाए। राइट सर। साहब मैंने किशोर को नहीं मारा, मैं जानता तक नहीं कि उस आदमी का नाम किशोर था। यकीन मानिए साहब, मुझे उसकी लाश मिल गई थी जो मैंने मॉर्ग इंचार्ज को भेज दी बस। कहाँ मिली थी लाश? साहब करीब 20-25 दिन पहले एक टेम्पो वाले को लाश फेंकते हुए देखा था मैंने। सर, एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर ने संध्या के नाम एक नंबर अलॉट किया था। वो नंबर अभी सोनीपत में एक्टिव है। बच्चा देगी हमको। बोल ना, कितने बच्चे चाहिए तुझे? एक टेम्पू बाहर खड़ा है उसके लिए और एक दूसरा लोन पे लेने वाले हैं। बस दो, हम दो, हमारे दो। सॉरी यार, वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अब पूरी जिंदगी जेल में गुजरने वाली है तुम्हारी। ये प्लान तो कैंसिल। मैंने किशोर को प्यार के जाल में नहीं फंसाया सर, बल्कि सच तो यही कि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं। उसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, उससे भागकर शादी की, और उस कमीने ने मुझे कोठे पे बेच डाला। मुझे नहीं डाला, छोड़। पूरे 7 साल नरक की जिंदगी जी है मैंने सर। फिर 6 महीने पहले मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। जल्दी करो। पूरी जिंदगी धोखे खाए हैं मैंने, लेकिन जीतू ने, उसने मुझे नई जिंदगी दी। उन लोगों से भागकर सालों बाद मैं अपने घर लौटी थी, और मेरे घर वालों उन्हें जानवरों की तरह मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन मैं भी उनसे अपना हक लेके ही मानी। लेकिन पिछले 6 महीने से तुम गुरुग्राम में किशोर के साथ उसके घर में रह रही थी, उसकी जिंदगी में फिर से एंट्री मारी, उसे बदला लेने के लिए उसे मार डाला। मैंने उसे नहीं मारा है सर। हाँ, मैंने उसकी जिंदगी में एंट्री ली, बदला भी लिया। उसने मुझे बेचा था, मैंने भी उस कमीने को 10 लाख में बेच डाला। बेच डाला? किसे बेच डाला? हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए झूठ के सहारे मैंने उसकी जिंदगी में एंट्री मारी। संध्या, भैया क्या कर रही है? तूने मेरी किस्मत बिगाड़ी थी ना, लेकिन मैं तेरी किस्मत संवार सकती हूँ। अच्छा? बोला उससे पति मत बन, दल्ला बन जा मेरा। और लालची इंसान तो गधे को भी बाप बना लेता है। फिर उसने तो मुझे झूठी मलिका बना ली। अपने बाबू लोगों को खुश करने के लिए मेरे साथ सुलाने लगा। लेकिन किशोर को किसे बेचा तुमने, ये बोलो। उसके बॉस बंसल को। कायल था वो मेरा, लेकिन अब सहा नहीं जा रहा, बहुत हो गया। इसलिए एक दिन, बंसल जी, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, मुझे 10 लाख की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ कर दीजिए ना। बड़ी आसानी से उसने 10 लाख रुपए मुझे दे दिए, और फिर मैंने अपना रंग बदल दिया। संध्या, कहाँ है तू? तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? संध्या, तुझे पता है ना तेरे बिना मेरा। आपको आपकी तन्हाई मुबारक हो बंसल साहब, अब मैं नहीं आऊंगी। मतलब तू मेरा 10 लाख रुपए लेके चंपत हो गई? अरे 10 के बदले किशोर भी तो दिया है, उसे रख लो। संध्या, संध्या मेरी बात सुन। मुझे नहीं पता कि किशोर के साथ बंसल ने क्या किया। सर, उसकी बीवी मेरे 10 लाख रुपए लेके भाग गई थी सर, तो मैंने उसे अपना कुत्ता बना लिया था सर। और एक दिन उसने भागने की कोशिश की सर। किशोर
किशोर! सर कुछ देर बाद मेरे आदमी ने आकर मुझे बताया कि किशोर मर गया है सर। नाम देखो बुला के ला जा। और उसके बाद मैंने अपने एक और आदमी की मदद से किशोर का चेहरा खराब करवाया और सर टेम्पो से उसे कहीं दूर डंप करवा दिया सर। किशोर जी मेरे साथ भी यही सब करते थे। मुझे अपने दोस्त के साथ चलाते थे। इन सब चीजों से थक कर मैं शहर से गांव भाग गई थी। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं आपको बताना चाहती थी, फिर मैंने सोचा कि एक बार मुझे किशोर जी का पता चल जाए कि वो गायब कहाँ है। किशोर के चरित्र से जुड़ी बातें जो हमारे सामने आई, उस लिहाज से वो कभी भी किसी की भी नफरत का शिकार बन सकता था। वो जो करता आ रहा था वो पूरी तरह से गैर कानूनी था, अनैतिक था। उसके द्वारा किए जा रहे अपराध हर मोड़ पर दस्तक दे रहे थे, लेकिन ललिता ने इन दस्तक को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। वहीं दूसरी तरफ संध्या ने उसकी असलियत हमें बताने के बजाय खुद बदला लेने का फैसला किया और अंजाम यह हुआ कि वो इस केस की विक्टिम होने के बावजूद अपनी जिंदगी को अपराध के रंग में रंग बैठी। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।